Hi students, this is Rajesh Jamnani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jamnani. Yesterday we started a series named MCQs by Sir Rajesh Jamnani. तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं. वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट लिया था कि MCQs ऑन गैस लॉस, ठीक है. पार्ट 1 था, तो आज हम उसका पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं. कल हमने 10 MCQs विद ट्रिक्स किए थे कि हाउ टू डील गैस लॉ MCQs विद एंड विदाउट कैलकुलेटर. सो आज कुछ थ्योरेटिकल और कुछ जो है प्रॉब्लम्स करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द MCQs नंबर 11. दिस MCQs is what? This graph, we are talking about this graph. This graph belongs to Boyle's law. In this graph, select correct sequence of temperature. Look at the graph. This P is pressure, V is volume. These are the three temperatures: T1, T2, T3. And these temperatures are different temperatures. They are not same temperature. What we have to select? We have to select the correct sequence of temperatures. So A option is what? T1. This is the T1. T1 is greater than T2. T2 is greater than T3. T3 is greater than T2. T3 is greater than T2. T2 is greater than T1. All are equal. T1 is equal to T2 and T3 is equal to T2, and the fourth one is T1 is equal to T2, but T2 is not equal to T3. It means कि two temperatures are same, but the third one is the different. So आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, आप सिंपली देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, से यहाँ पे 1 atm प्रेशर है, यहाँ पे 2 atm है, यहाँ पे 3 atm है, यहाँ पे 4 atm प्रेशर है. अब देखिए 4 atm प्रेशर पे, यहाँ पे देखिए प्रेशर सब पे सेम है, ठीक है. अब ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है. तो गैस का वॉल्यूम देखिए T3 पे ये है, यानी फॉर एग्जांपल T3 पे जो वॉल्यूम है टेम्परेचर 3 पे वो ये है. फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि ये 2 है. अब सेम प्रेशर P 4 atm पे T2 पे उसका जो वॉल्यूम है वो फॉर एग्जांपल करें हम 4 है, ठीक है. और जो आपका T1 है उस पे इमेजिन करें कि 6 है, ठीक है. तो अब देखेंगे वॉल्यूम कहाँ पे जाता है? T1 पे. और प्रेशर क्या है? सेम है. प्रेशर सेम हो और वॉल्यूम बढ़ता जाए तो दिस बिलोंग्स टू द चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ कहता है कि ये जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? ज्यादा होगा. यहाँ पे देखें प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है और टेम्परेचर T3 से जब हम T2 जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, T2 से T1 जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. इट मींस कि T1 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर क्योंकि इस पे वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा है. So what should be the sequence? That T1 is the highest temperature, followed by T2 and followed by T3. So अब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? A. So this is what the correct answer. उसके बाद आई होप कि आपको समझ आ गया. रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ठीक है. अब प्रेशर सेम है, ये जो है आपका 4 atm, ठीक है. टेम्परेचर्स डिफरेंट है. अब T3 जो है उस पे फॉर एग्जांपल अगर गैस का वॉल्यूम 2 लीटर है तो देखें कि ये जो 4 atm पर T2 का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा है. इमेजिन करेंगे 4 है, इमेजिन करेंगे 6 है, तो 6 वॉल्यूम किस पे? T1 पे, यानी ये टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? हाईएस्ट होगा. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. बढ़ते हैं MCQs नंबर 12 की तरफ. अब 12 नंबर MCQs ये है कि डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू. इसकी स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं कि डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू those gases, those mixture of gases, those pair of gases which chemically react with each other at room temperature. तो जो gases room temperature पे एक दूसरे से react करती हैं वहाँ पे डाल्टन्स लॉ जो अप्लाई नहीं होगा. क्यों नहीं अप्लाई होगा? देखिए फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट साइड 2 मोल है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, ठीक है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे. अब अगर बैलेंस इक्वेशन लिखें हम तो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है. अगर इसको हम इग्नीट करें, 2 गैसेस हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 2:2. अब यहाँ पे देखें 2 + 1 3 मोल्स थी, ठीक है. यहाँ पे देखें कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. सो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स चेंज है.
नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने की वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होने की वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ कुलियंस डिफरेंट होंगे। 3 मोल्स का कुलियन जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 2 मोल। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर वो सेम नहीं रहेगा। सो डाल्टन्स लॉ जो है उस पेयर पे अप्लाई नहीं होगा जो केमिकली रिएक्ट करे, ठीक है। अब CO एंड CO2 ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मिक्सचर ऑफ HCl एंड अमोनिया, दिस इज द कॉमन रिएक्शन ammonia plus HCl. When they react with each other, they produces a white solid ammonium chloride. So this is the gas, this one is the gas, and they produce what? Fumes of ammonium chloride, and soon they are deposited at the glass, it becomes solid. अब देखें ये केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, इस वजह से क्या होगा कि इस पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। You may think about the mixture of hydrogen. This is the inert gas, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये नहीं करेंगे बिल्कुल, because we know that noble gases do not react with any other gas or with each other. Mixture of hydrogen and ammonia पे आपका जरूर शक जाएगा। We know that hydrogen reacts with nitrogen to produce what? Ammonia. But this doesn't happen at the room temperature. We need special conditions. We need platinum catalyst. We need 400 to 450 degrees centigrade temperature, and we need very high pressure. So this mixture of hydrogen and ammonia do not react at the room temperature. So बढ़ते हैं, I hope कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम जो है MCQs नंबर 13 की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर MCQs नंबर 13 की तरफ। ये तीनों जो MCQs हैं they belongs to Gram's law. These 3 MCQs belongs to Gram's law. First of all ये है कि which gas diffuses 4 times faster than helium. This is the first MCQs. This is the area of the first MCQs, that which gas diffuses 4 times faster than helium. अब आपने इस प्रॉब्लम को ट्रिक वाइज जो है डील करना है, ठीक है। ट्रिक इज दैट कि फार्मूला ये है हमारा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपॉन M1। अब देखिए ये जो रेशियो आना चाहिए रेडिकल वाला, ये 4 आना चाहिए। रेशियो क्या आना चाहिए? 4। अब हमने ये देखना है कि 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ what? 16। 4 is square root of 16। So यानी क्या होना चाहिए कि जो दूसरी गैस है, यानी which gas diffuses 4 times is faster की जगह पे हमें स्लोअर करना पड़ेगा, स्लोअर देन, ठीक है। अब हाइड्रोजन से कौन सी गैस है जो 4 टाइम्स क्या होगी? स्लोली डिफ्यूज होगी। वो वही हो सकती है जिसका मास जो है 16 टाइम्स ग्रेटर देन क्या होगा? 16 टाइम्स ग्रेटर देन किसके होगा? हीलियम के होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस गैस का मास जो है 16 टाइम्स ग्रेटर देन हीलियम है। आपने क्या करना है कि गैस का जो मास है वो देखना है, ठीक है। अब A में जो है मास आ रहा है 16, B में जो मास आ रहा है 32, C में जो मास आ रहा है 48, D में जो मास आ रहा है वो कितना है? 62, और E में जो मास आ रहा है वो आ रहा है 80, ठीक है, 64 है, सॉरी। तो आपने क्या करना था कि हीलियम के मास को 16 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 16 द क्या होगा? 64। सो दिस इज व्हाट द राइट आंसर। सो आपने इस प्रॉब्लम को सिंपली डील करना है। ऐसा नहीं कि आप सारे वैल्यूज रख के उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। हमें आंसर क्वेश्चन में ही मिला हुआ है। एंड लॉजिक इज दैट, द ट्रिक इज दैट कि हमें ये पता है कि कौन सी गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम से 4 टाइम्स स्लो होगा। अब जो गैस स्लोली डिफ्यूज होगी तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ उसका मास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाइटर गैस जो है वो फास्टली डिफ्यूज होती है और जो हेवियर गैस है वो स्लोली डिफ्यूज होती है। अब टाइम्स कितना है? 4 टाइम। और वो रेशियो कैसे मिलेगा हमें? रेडिकल में M2 को M1 से डिवाइड करके मिलेगा, ठीक है। तो ये रेशियो 4 मिल रहा है और हमने ये देखना है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। 4 का आपका जो स्क्वायर रूट होगा वैसे तो 2 होगा, पर
4 जो है किसका स्क्वायर रूट है हमने ये देखना है, वो 16 का है। यानी हमने क्या करना है कि हीलियम के मास को 16 से मल्टीप्लाई करना है, इनटू क्या करेंगे 4। जिस गैस का आंसर 64 होगा वही करेक्ट आंसर होगा। सो 64 किसका आंसर है, आपके SO2 का। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द वे टू जेंटली डील द प्रॉब्लम्स of Gram's law without using calculator, only using trick. Okay, now बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड MCQ जो है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 6 टाइम्स फास्टर देन एन अननोन गैस। यानी हाइड्रोजन गैस ये NTS टेस्ट में आया हुआ है, पास्ट पेपर्स में, मेडिकल टेस्ट, MD के टेस्ट में 2-3 साल पहले। ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस जो है वो 6 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज हो रही है किसी अननोन गैस से। ठीक है, अब फार्मूला वही है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपॉन M1। ठीक है, अब R1 जो है वो हाइड्रोजन गैस है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 6 है, कह रहा है कि 6 टाइम्स। अब R2 आपकी हेवियर जो अननोन गैस है उसकी कंपैरिजन में हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, 6 टाइम जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो दूसरी वाली गैस क्योंकि लाइटर होगी तो हम क्या करेंगे कि रेडिकल में क्या रखेंगे, M2 डिवाइडेड बाय M1 कौन सी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास क्या है 2। ठीक है, हमने क्या करना है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बस करेंगे, बस बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रेडिकल खत्म हो जाएगा, M2 अपॉन 2। तो ये होगा आपका 6 का स्क्वायर जो है 36 बाय 1 इज इक्वल टू M2 अपॉन 2। 2 इधर डिवाइड करा, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो M2 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 ग्राम। ठीक है, सो दिस वे इसका जो आंसर होगा वो 72 ग्राम्स होगा। ठीक है, यानी अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ये फार्मूला है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट रेडिकल M2 अपॉन M1। अब R1 जो है लाइटर गैस, उसका मास, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉरी हमें 6 मिला हुआ है, और अननोन गैस जो है उसकी कंपैरिजन में ये 6 टाइम है, तो वो उसका रिलेटिव जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो 1 होगा। ठीक है, रेडिकल में क्या रखेंगे कि M2 अननोन गैस है, उसका मास फाइंड करना है, बाकी हाइड्रोजन का मास क्या है 2 है, तो उससे हमने देखा कि आंसर क्या आएगा, 72 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नंबर 15 पर। द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ two gases X and Y is 2:3. If molecular mass of lighter gas is, इधर मैं चेंज करता हूँ 4 ग्राम करता हूँ। ठीक है, 4 ग्राम। What will be molecular mass of heavier gas? So question is that कि 2 gases हैं X and Y, X ratio Y। अब X का जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 है और इसका कितना है 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिसाइड करना है कि which gas is lighter and which gas is heavier from their rate of diffusion। इसका 3 है, इसका क्या है 2 है। रेट ऑफ डिफ्यूजन उस गैस का ज्यादा होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। ठीक है, सो ये आपकी जो है लाइटर गैस होगी। ठीक है, Y X आपकी क्या होगी, हेवियर गैस होगी, क्योंकि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम है। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, अब क्या करें, अब हमें लिखना है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपॉन M1। ठीक है, अब R1 जो है लाइटर गैस के लिए यूज करते हैं, लाइटर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है 3, हम लिखेंगे 3/2, क्योंकि 2 जो है इसका R2 है, इज इक्वल टू रेडिकल M2 हमने फाइंड करना है, क्योंकि लाइटर गैस का मास मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 4 ग्राम। अगेन हमने क्या करना है, ये कैलकुलेशन होगी आपकी किसकी, इस प्रॉब्लम की। तो हमने क्या करना है, यही बस बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय बस अब बस पे चढ़ गए उतर जाए। ठीक है, बिना टिकट के वो भी। तो हमें क्या करना है कि इसको बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपॉन 4। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इक्वल टू होगा 9/4 इज इक्वल टू M2 अपॉन 4। अब 4 को इधर लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो M2 इज इक्वल टू क्या होगा 9 ग्राम। सो दिस इज द वे टू डील दीज प्रॉब्लम्स। आप इन प्रॉब्लम्स को ऐसे जो है वो कर सकते हैं। बढ़ते हैं
होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आप घर में जैसे प्रॉब्लम्स जो है वो किसी भी बुक को उठाकर एमसीक्यूज बुक को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ। 16 दिस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग्स टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिशन। द टाइम ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज, टाइम ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस यानी गैस कितना टाइम लेगी इफ्यूज होने में, इज ए directly proportional to the molecular mass of gas, directly proportional to the square root of density of the gas, inversely proportional to the density of the gas, inversely proportional to the square root of molecular mass of gas, both B and D। इस क्वेश्चन को एक मिनट देखें, एक मिनट के बाद आपके जहन में जो भी आंसर आता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका फर्स्ट टाइम में आंसर क्या था, ठीक है। सो बाद में मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। इक्वेशन आपकी जो है इफ्यूजन वाली ये होती है कि T2 upon T1 इज रेडिकल M2 upon M1। क्या आप इस इक्वेशन से आंसर डिसाइड कर सकते हैं, या आपका इस इक्वेशन को छोड़ें, आपका पहले अपना आंसर क्या है वो मुझे बताएं, कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्लियरली बता रही है, देखें कि टाइम टेकन बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T2 upon T1 इज इक्वल टू रेडिकल D2 upon D1, यानी टाइम टेकन टू इफ्यूज फॉर अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन की तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर जो टाइम लगेगा कि गैस कितनी जो है ज़्यादा टाइम लेगी, डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। जितना गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा या डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसको स्किप होने में, स्कैप होने में, उसको इफ्यूज होने में टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अच्छा, तो हम ये देख रहे हैं कि ये T2 upon T1 यानी टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास की, कि गैस कितना टाइम लेगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। सो इसका आंसर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, क्योंकि इसमें अच्छा ये आंसर क्यों सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट मॉलिक्यूलर बट स्क्वायर रूट और रेडिकल ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये जो है आपने अंडरस्टैंड करना था। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका फर्स्ट टाइम आंसर क्या था, क्या बी था या समथिंग एल्स था, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। बढ़ते हैं नंबर 17 की तरफ कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर the time required for complete effusion of 200 milliliters of hydrogen gas is 30 minutes। यानी हाइड्रोजन गैस के 200 मिलीलीटर 30 मिनट्स में इफ्यूज हो रहे हैं कंटेनर से। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इफ्यूजन ऑफ 50 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसी कंडीशन में ऑक्सीजन कितना जो है टाइम लेगी, चलें उसको भी हम करते हैं। इसका फार्मूला होता है कि V1 upon T1 into V2 upon T2 is equal to रेडिकल M2 upon M1, ठीक है। अब V1 जो है वॉल्यूम ऑफ लाइटर गैस वो कितना है 200, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 V1। T1 हाइड्रोजन कितना टाइम ले रहा है 30 मिनट्स, इनटू V2, सो इधर T2 आएगा, T2 ओवर V2। अच्छा, T2 हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन का, हेवियर गैस का वॉल्यूम इसका मिला हुआ कितना है 50 मिलीलीटर्स। 50 मिली इज इक्वल टू क्या होगा, रेडिकल M2 हेवियर गैस का मास 32 ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का मास कितना है 2। अब रेडिकल का जो आंसर आएगा वो आएगा रेडिकल 16, क्योंकि 2 का टेबल इस पे 16 टाइम जाएगा, 16 का रेडिकल फारिग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इस साइड पे 4 है, इस साइड पे T2 है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि T2 इज इक्वल टू, अब ये फैक्टर क्योंकि हमने उस साइड पे ले जाना है, उस साइड पे क्या है 4 है, तो पहले 4 लिखें, 4 इंटू, अब ये यहाँ T2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 50 करेंगे, इंटू 30 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा कि T2 से 200 मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 1 0 इसका गया, 1 0 इसका गया, 1 0 इसका गया, 1 0 इसका गया, क्या रहेगा 2 का टेबल इस पे कितने टाइम जाएगा
4 by 2 times 2 5 the 10, 10 3 the 30. So T2 is equal to 30 minutes. This is the right answer. So आपने क्या करना है कि जो इफियन वाली इक्वेशन है उसको लिखना है। उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को लिखने के बाद आपने वैल्यूज पुट करने थे। एक चीज आपने व्हाइल डूइंग प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राम्स लॉ R1 V1 T1 ये वन फैक्टर जो है आप लाइटर गैस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। एंड टू फैक्टर R2 हो गया, V2 हो गया, T2 हो गया, ये आप जो है हेवियर गैस के लिए यूज करेंगे टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर जो है वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ। स्टे विद select the pair of gases having different rate of diffusion. A simple trick to doing this is if two different gases have same molecular masses, they will have same densities as well as rates of diffusion. So trick number one is that if we have two different gases, say hydrogen and deuterium are two different gases, but the molecular mass of both gases is 4 gram. Ethene and nitrogen are different gases, but their molecular masses are same. Carbon dioxide and N2O are different gases, but each weighs 44 gram. If two different gases have same molecular masses, they will have same densities as well as same rate of diffusion. क्योंकि rate of diffusion जो है वो inversely proportional है square root of molecular mass और density. जब रेशियो सेम होगा मास का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने जिस पेयर ऑफ गैसेस का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द पेयर ऑफ गैसेस हैविंग डिफरेंट रेट। अब डिफरेंट रेट किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसमें देखें डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों कि इसका मास जो है NO2 का 46 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है, ठीक है। सो masses are 46 is not equal to 44, hence they will have different rate of diffusion। इनका rate of diffusion क्या होगा, different होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो आपने सिंपल ट्रिक यूज करनी है कि जब दो डिफरेंट गैसेस हैं उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर उनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, सॉरी उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हमारे पास आइसोटोप्स है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, प्रोटियम है, हमारे पास ड्यूटियम है और हमारे पास ट्राइटियम है। व्हाट शुड बी द करेक्ट रिलेशन? ए, द रेट ऑफ जो प्रोटियम होगा वो इक्वल टू ड्यूटियम होगा एंड इक्वल टू ट्राइटियम होगा, या बी प्रोटियम इज नॉट इक्वल टू ड्यूटियम एंड ड्यूटियम इज नॉट इक्वल टू ट्राइटियम। इन दोनों में क्या आंसर होना चाहिए? ऑफ कोर्स देखिए सबका मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है तो जितनी भी गैसियस आइसोटोप्स होंगे, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, तो इनकी जितने भी डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उन सब का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कि गैस X diffuses at a rate which is twice that of gas B। यानी A और B दो गैसेस हैं, ठीक है, या X है तो ये Y है, ठीक है, तो ये X हो गया, ये Y हो गया। कह रहा है कि X जो है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो Y से डबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि X अपान Y इज इक्वल टू क्या होगा, M2 अपान M1। कह रहा है कि इस रेडिकल में जो वैल्यू रख के हम डिवाइड कर रहे हैं उसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये जहन में अपने में रखना है, ट्रिक ये यूज करनी है कि 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 4। 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4।
2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो अगर ये जो लाइटर गैस है इसका मास 1 ग्राम है तो इसका मास 4 ग्राम क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इसका 4 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर इसका मास 2 ग्राम है तो इसका 8 ग्राम होना चाहिए, अगर इसका 4 ग्राम है तो इसका 16 ग्राम होना चाहिए। तो अगर आप रेशो निकालेंगे 1:4, it means 1/4, 1/4 is equal to 0.25. So the correct answer is what? 0.25a. So इसकी जगह पे अगर यहाँ पे 1/4 लिखा होता या 1:4 लिखा होता, every answer would have been correct। ठीक है, तो हमने करना क्या है, देखना क्या है इस टाइप के प्रॉब्लम में कि हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन मिला क्या हुआ है, 2:1 है। ठीक है, एक गैस है जिसका 2 है, दूसरी का 1 है। ठीक है, अब जिसका 2 है वो लाइटर होगी, क्यों कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। तो 2 हमने फिर ये देखना है क्योंकि 2 हमें कैसे मिला है, हमने स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में जो वैल्यूज रखे थे उसका रिजल्ट 2 है। ठीक है, तो 2 हमने देखना है कि स्क्वायर रूट किसका है, 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी हेवियर गैस का मास जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, लाइटर गैस से। ठीक है, तो रेशो आना चाहिए 1:4, 1:4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.25। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे जनरल गैसिफिकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ जनरल गैसिफिकेशन, कि इनमें से कौन सी फॉर्म जो है जनरल गैसिफिकेशन की वो इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीधी फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, जो सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैसिफिकेशन है वो ये है कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज व्हाट द सेकंड फॉर्म ऑफ द जनरल गैसिफिकेशन, उसको यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ है। और हमने इसमें 3 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, एक जो है वो गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट है, उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। अब देखें P1 V1 ठीक है, P2 V2, अब P2 V2, अब देखें P2 V2 यहाँ पे हैं, अगर इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो P2, यानी P1 V1 P2 V2 ठीक है बिल्कुल। अच्छा, T1 यहाँ पे डिवाइड करा था, यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो T1 इधर ही है और T2 इधर ही है, यानी ये सही है। ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर और ये इक्वेशन सही है। ठीक है, आए यहाँ पे कि V1 इंटू T1, अब V1 है इंटू V1 इंटू T2 है, सॉरी, अब T2 यहाँ डिवाइड करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये कॉम्बिनेशन सही है। अच्छा, नीचे क्या है, T1 है। ठीक है, अब V2 इधर मल्टीप्लाई करा, अगर इधर लाएंगे तो इसे डिवाइड करेगा तो V2, ये कॉम्बिनेशन भी सही है। इसको देखते हैं, P2 इधर था और P1 जो है, P2 इधर था, P1 का यहाँ पे है, तो P1 इधर इस साइड पर ले जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन भी सही है, यानी ये इक्वेशन भी सही है, ये भी सही फॉर्म है। ठीक है, अब कह रहा है कि V1, अगर हमने V1 फाइंड करना है, दिस वन V1 करना है तो P1 यहाँ पे डिवाइड करेगा, P1 डिवाइड कर रहा है T2 के साथ, सही है, और T1 यहाँ पे डिवाइड कर P2 और V2 से मल्टीप्लाई करेगा, P2 V2 इंटू T2, ये भी सही है, ये फॉर्म भी सही है, तो रहेगा ये, तो यही आंसर होगा। चलिए देखिए इसमें गलती कहाँ है। देखें इसमें ये है कि P1 है बिल्कुल, इधर है, T2 भी ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ठीक है, T1 P2 इधर लाएंगे तो डिवाइड करेगा, ये भी कॉम्बिनेशन सही है। तो फिर मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पे V2 है। ठीक है, तो V1 यहाँ अगर लाएंगे तो V2 अपॉन V1 होना चाहिए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, V1 अपॉन V2, सो ये कॉम्बिनेशन इस पार्ट में जो है गलत है। सो दिस इज द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ जनरल गैसिफिकेशन। ये हमने जो है क्या करनी थी, सेलेक्ट करनी थी। सो इसी तरह से हमने आज गैस लॉज से रिलेटेड पार्ट 2 जो है वो पूरा किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और ये वीडियो देखने से पहले आप क्या करें कि कमेंट में अपना आंसर सेंड कर दिया करें कि आप फर्स्ट साइट में या पहली बार जब आपने देखा था तो आपका आंसर क्या था और करेक्ट आंसर क्या है, तो आप सही हैं या गलत हैं, आप जो है इससे जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं और रियल सेंस में अपना कमेंट करना। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दें। हम कल जो है वो
गेस लॉज से रिलेटेड पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स टू डू MCQs. In future, if you want to see these, kindly keep watching and keep subscribing and keep like and keep comment. Thank you very much.